हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आई एम सिमरन प्रजापति और आज मैं आपको क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर सेकंड पढ़ाने वाली हूँ। स्टूडेंट्स, चैप्टर सेकंड के अंदर हमको देखना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, मतलब कि फ्लावर्स के अंदर हमको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखना है। ठीक है, कि फ्लावर्स कैसे करेंगे। तो सबसे फर्स्ट हम एक फ्लावर को ड्रॉ करेंगे और उसके बाद जो उसके पार्ट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा कोई भी फ्लावर है, ये मैंने कोई भी रफली फ्लावर को ड्रॉ कर लिया है। सपोज दैट, ठीक है, और इसको तो बोलते हैं रिसेप्टर। ये हो जाएगा हमारा सेपल। ठीक है, ये हो जाएगा पेटल। पेटल जो इसके अंदर ये होता है, इसको तो बोलेंगे एंथर। क्या बोलेंगे? एंथर। आप इन सब चीजों के बारे में अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ते आए हैं। ठीक है, फ्लावर तो खैर सबने डिस्कस किया ही होगा अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी। इसको बोलेंगे स्टिग्मा। स्टिग्मा, और ये हो जाएगा हमारा स्टाइल, और ये ओवेरी। ठीक है, तो चलिए, ये हमारा फ्लावर है। अब इसके पार्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट आएगा इसके अंदर रिसेप्टर। फर्स्ट क्या आएगा? रिसेप्टर। रिसेप्टर होता है बेस पार्ट ऑफ अ फ्लावर, इज कॉल्ड रिसेप्टर। इट इज अ बेस पार्ट ऑफ अ फ्लावर। बेस पार्ट ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड रिसेप्टर। सेकंड, सेपल। सेपल तो देखने से पता चल रहा है कि एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। कैसा है? लीफ लाइक स्ट्रक्चर। तो उसी को सेपल बोलेंगे, लीफ लाइक स्ट्रक्चर। लीफ लाइक। ठीक है, थर्ड। थर्ड आ जाएगा हमारा पेटल। देखिए, पेटल क्या है? फ्लावर पार्ट ऑफ अ प्लांट। जो प्लांट का फ्लावरिंग पार्ट होता है उसी को हम पेटल बोलते हैं। तो फ्लावरिंग पार्ट ऑफ अ फ्लावर। नंबर 4, देखिए, जो हमारा एंथर है और फिलामेंट है, ये दोनों क्या होते हैं? स्टेमन। स्टेमन मतलब जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम एंथर और फिलामेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों को क्या हो जाएंगे? स्टेमन। एंथर और फिलामेंट मतलब स्टेमन। तो ये एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। स्टेमन क्या हो जाएगा? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। स्टेमन के बारे में एक और खासियत, जब ग्रुप ऑफ स्टेमन होंगे तो उनको बोलते हैं एंड्रोशियम। क्या बोलते हैं? एंड्रोशियम। ग्रुप ऑफ स्टेमन इज कॉल्ड एंड्रोशियम। ये 1 मार्क में क्वेश्चन भी आ जाता है, इस पे आप स्टार लगा लीजिए कि ग्रुप ऑफ स्टेमन को क्या बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं एंड्रोशियम। फिर नेक्स्ट आता है स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी। ये तीनों फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी। तो इनको बोलते हैं हम पिस्टल। इसको नोट डाउन कर लीजिए, इनको बोलते हैं हम पिस्टल। फाइव हो गई। पिस्टल, और एक चीज और बोलते हैं कार्पल। ठीक है, ये होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये तो सारी बात थी हमारे इस फ्लावर को, मतलब किसको क्या बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगी एंथर। एंथर को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और इस ओवेरी को डिटेल में डिस्कस करेंगे।
ठीक है, अब एक छोटा सा ओवरव्यू बता देती हूँ। देखिए एंथर, इसको मैं रफ कर देती हूँ एक बार। देखिए एंथर मतलब ये एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे रही हूँ मैं चैप्टर पढ़ाने से पहले। एंथर और यहाँ पे पिस्टल। एंथर एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और पिस्टल या फिर कार्पल एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। नेक्स्ट एंथर के अंदर पढ़ेंगे हम कि माइक्रोस्पोरेंजिया कैसे फॉर्म होंगे। क्या होगा कि माइक्रोस्पोरेंजिया कैसे फॉर्म होंगे। ठीक है, इसके अंदर देखते हैं हम मतलब पिस्टल कार्पिल, ये कौन से पार्ट में देखेंगे इसके, ना ही तो स्टिग्मा में देखते हैं ना ही स्टाइल में देखते हैं, ओवेरी के अंदर। ठीक है, कौन से पार्ट पे देखते हैं, ओवेरी के अंदर। और उसमें क्या फॉर्म होगा, इसमें माइक्रोस्पोरेंजिया हुए तो इसके अंदर मेगास्पोरेंजिया होगा। क्या होगा, मेगा स्पोरेंजिया। ठीक है, नेक्स्ट चीज, इसमें माइक्रोस्पोरेंजिया से मतलब माइक्रोस्पोरेंजिया से इसके अंदर बनते हैं पोलन ग्रेन्स। ये सब मैं आपको पढ़ाऊंगी डिटेल में, ये तो मैं आपको ओवरव्यू बता रही हूँ। इसके अंदर फॉर्म होते हैं पोलन ग्रेन्स और इसके अंदर फॉर्म होती है एम्ब्रियो सैक। क्या फॉर्म होगी, एम्ब्रियो सैक। तो फिर क्या होगा, जब हमारे पोलन ग्रेन्स डेवलप हो जाएंगे और एक एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन हो जाएगी, उसके बाद होगी इनके अंदर पोलिनेशन। क्या होती है, पोलिनेशन। फिर हमारा एक फ्लावर पोलिनेशन करता है। सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि वो बनते कैसे हैं, पोलन ग्रेन्स कैसे बने, एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन कैसे हुई, फिर कैसे उन्होंने पोलिनेशन की, कैसे एक न्यू प्लांट डेवलप हुआ, ये सब हम इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना डिटेल में लेक्चर एंथर के बारे में। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। एंथर, एंथर मैंने अभी आपको स्ट्रक्चर में दिखाया था कि ये तो होता है हमारा फिलामेंट, और यहाँ पे ऊपर वाला पार्ट क्या दिखाया था मैंने आपको, एंथर, और ये था फिलामेंट। फिलामेंट सिलिंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये देखिए आपको सिलिंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा यहाँ पे। और इस एंथर के अंदर ही पोलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन होगी, उससे पहले माइक्रोस्पोरेंजिया बनेंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर हम इसको थोड़ा सा और माइक्रोस्कोपिक से देखें तो ये इस तरीके से होगा। ये मैंने मतलब डायग्राम बनाया था रफली। इसके अंदर क्या है कि दो लोब प्रेजेंट है, नंबर 1 और नंबर 2। ठीक है, अब ये एक ऐसे डिवाइड है तो इसके डिवीजन को बोलते हैं हम सेप्टम। ये सेप्टम की हेल्प से डिवाइड है और इन लोब के दो लोब हैं और हर एक लोब के पास दो थीका प्रेजेंट होते हैं। क्या होता है, हर एक लोब के पास दो थीका प्रेजेंट होते हैं। ईच लोब हैज टू थीका इज कॉल्ड डायथीशियस कंडीशन। ठीक है, इसको हम डायथीशियस कंडीशन बोलते हैं। और जिसके पास जब दो लोब प्रेजेंट होते हैं तो उन दो लोब को बोलते हैं हम बाइलोब। क्या बोलते हैं, बाइलोब। ठीक है, जब दो लोब प्रेजेंट होंगे तो बाइलोब, और जब हर एक लोब के पास ईच लोब हैज टू थीका, तो उसी को हम बोल देते हैं डायथीशियस कंडीशन। डायथीशियस कंडीशन। ठीक है, ये लो। अब इसी से क्या होगा कि हमारे 4 माइक्रोस्पोरेंजिया की फॉर्मेशन होगी।
हर एक के पास 4 है, 4 थीका है। इससे फॉर्मेशन किसकी होती है? 4 माइक्रो स्पोरेंजिया, ठीक है। जब 4 को बोलते हैं हम टेट्राड, क्या बोलते हैं? टेट्राड। तो इसको बोलेंगे हम, इसको हम टेट्राड ही बोलते हैं, ठीक है, टेट्राड माइक्रोस्पोरेंजियम। अब इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है, अब इसके भी हम एक स्ट्रक्चर को देखकर इसको डिस्कस करने वाले हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम, ये हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम का डायग्राम हो गया। ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर को बोलते हैं एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, और इस लेयर को बोलते हैं एंडोथर्मिक, सॉरी एंडोथीशियम, आउटर मोस्ट ये वाली लेयर हो जाएगी यहाँ पे मिडिल लेयर, हो जाएगी मिडिल लेयर। और जो यहाँ पे आउटर मोस्ट लेयर है इसको बोलते हैं हम टैप्टम, टैप्टम। ये यहाँ पे कनेक्शन होता है, ठीक है। और इसको बोलते हैं हम स्पोरोजिनस टिश्यू, स्पोरोजिनस टिश्यू। अब इनका वर्क देख लेते हैं, फंक्शंस देख लेते हैं। एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडिल लेयर, तीनों का एक ही वर्क होता है, वो है प्रोटेक्शन इन नेचर, नेचर को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। तो तीनों का आप एक ही फंक्शन लिख सकते हैं, प्रोटेक्शन इन नेचर। टैप्टम का एक अपना स्पेसिफिक वर्क होता है जो है इट प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स, मतलब जो पोलन ग्रेन्स हमारे डेवलप होंगे उनको ये नरिशमेंट प्रोवाइड देने का वर्क करता है। तो इसका फंक्शन आपको 1 मार्क में पूछ लिया जाता है टैप्टम का फंक्शन, तो आप इसको स्टार मार्क कर लीजिए। इट प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग pollen grains, ओके। स्पोरोजिनस टिश्यू, स्पोरोजिनस टिश्यू क्या करता है कि ये स्पेस को ऑक्यूपाई करता है सेंटर में, ठीक है, इट ऑक्यूपाई स्पेस ऑन द सेंटर, ओके। ये था हमारा माइक्रोस्पोरेंजिया। और इसके अंदर क्या होगा कि यहाँ पे 2n नंबर इसके अंदर होगा माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, क्या होती है? माइक्रोस्पोर, MMC भी लिखते हैं उसको, और PMC भी लिखते हैं, ठीक है। माइक्रोस्पोर मदर सेल और पोलन मदर सेल्स, ये आपको बहुत जरूर याद रखना है। माइक्रोस्पोरेंजियम की फॉर्मेशन यहीं से स्टार्ट होगी, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स से। ये कैसी होती है कि डिप्लॉइड कंडीशन की होती है, ये 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगी, ठीक है, मतलब डिप्लॉइड होगी। फिर ये क्या करेगी? म्योसिस करेगी। म्योसिस कैसे करेगी? रिडक्शनल डिविजन में म्योसिस करेगी, मतलब ये हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद ये अपनी इक्वेशनल डिवीजन करेगा, इक्वेशनल डिवीजन करने पर यहाँ पे NN 4NN हो जाएंगे, और ये बन गए हैप्लॉइड। कैसे बन रहे हमारे? हैप्लॉइड नेचर के। और पहले कैसे थे हमारे? ये डिप्लॉइड नेचर के थे, ओके। अब इनको बोलेंगे हम 4 टेट्राज
माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, यही तो है वो जो मैंने आपको पहले वहां पे लिख के दिखाया था कि 4 माइक्रोस्पोरेंजियम बनते हैं, तो यही है 4 माइक्रोस्पोरेंजियम। ओके, अब ये कैसे बने, अब इसकी माइक्रोस्पोरेंजियम की डेफिनेशन देख लेते हैं। चलिए इसकी डेफिनेशन के बारे में देख लेते हैं एक बार। देखो, मैंने आपको क्या बताया कि ये 12 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, फिर अपनी रिडक्शनल डिवीजन करेंगे, उसके बाद अपना इक्वेशनल डिवीजन करेंगे। तो क्या बन गए यहाँ पे, nn नंबर ऑफ क्रोमोसोम बन गए। ये यहाँ पे हैप्लॉइड नेचर के हैं और ये था पहले डिप्लॉइड नेचर का। इसको बोलेंगे 4 टेट्राड माइक्रोस्पोरेंजियम। डेफिनेशन क्या होगी, द प्रोसेस ऑफ formation of microspores by the the process of formation of microspores by the microspores mother cells या फिर पोलन मदर सेल्स थ्रू, किसके थ्रू होती है, अभी बताया था मैंने आपको, मियोसिस, थ्रू मियोसिस is called microsporangium। ठीक है, इसने क्या किया कि माइक्रोस्पोर्स की फॉर्मेशन कर दी। कैसे कि माइक्रोस्पोर मदर सेल्स थी यहाँ पे, माइक्रोस्पोर मदर सेल या फिर पोलन मदर सेल्स, और फिर किसके थ्रू करी, मियोसिस। ये सब क्या था हमारा, ये यहाँ से यहाँ तक हम उसने की थी मियोसिस। मियोसिस आपने अपना 11th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। ओके, इट्स कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजियम। अब क्या होगा कि हमारे माइक्रोस्पोरेंजियम की फॉर्मेशन तो हो गई, अब एंथर हमारा मैच्योर हो गया। ठीक है, अब जब हमारा एंथर मैच्योर हो गया तो वो क्या करेगा, डिहाइड्रेट करेगा, उसको डिसोसिएट कर देगा एक दूसरे से, क्या कर देगा, डिसोसिएट कर देगा ईच अदर। तो किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, पोलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो क्या किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, पोलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन। देखिए मैं आपको डायग्राम के थ्रू दिखा देती हूँ। ये यहाँ पे सपोज करो कि ये हमारा क्या था, माइक्रोस्पोरेंजियम की फॉर्मेशन जब हुई थी, तो ये तो माइक्रोस्पोरेंजियम हो गया। अब ये एंथर हमारा जब मैच्योर हो गया, जब ये एंथर मैच्योर हो गया तो इसने क्या करा कि जो माइक्रोस्पोरेंजियम बने थे ना, उनको एक दूसरे से अलग कर दिया। ठीक है, और किसकी फॉर्मेशन हो गई यहाँ पे, पोलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन हो गई। ये जितने पोलन ग्रेन्स, यहाँ पे पोलन ग्रेन्स है, यहाँ पे पोलन ग्रेन्स है, यहाँ पे भी, तो ये एक दूसरे से क्या हो गया, ये सब अलग हो गए। ये जो बाहर निकल रहे हैं ना, ये हैं हमारे पोलन ग्रेन्स। ठीक है, ये देखिए, तो ये रप्चर हो गया और पोलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन हो गई। इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम, अब पोलन ग्रेन्स बन गए। अब पोलन ग्रेन्स के बारे में पढ़ेंगे कि पोलन ग्रेन्स होते क्या हैं। अभी तो हमने सिर्फ उनकी फॉर्मेशन देखी, अब देखेंगे पोलन ग्रेन्स के अंदर क्या होता है। आपने कोई एक प्लांट देखा होगा मैरीगोल्ड, जिसका साइंटिफिक नेम है हिबिस्कस। ठीक है, उसके अंदर आपने देखा होगा जब आप मैरीगोल्ड को उसके जब पीछे मतलब वहाँ पे जब हाथ लगाते हो तो आपके हैंड पर कोई येलोइश पाउडर आ जाता है। ठीक है, तो वो पाउडर क्या होता है, वही तो होते हैं पोलन ग्रेन्स। उसी पाउडर को तो हम पोलन ग्रेन्स बोलते हैं। सपोज करो कि ये कोई फ्लावर है, उसके बीच में यहाँ पे जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं,
वही तो पोलन ग्रेन्स होते हैं। ठीक है, अब पोलन ग्रेन्स के बारे में स्टडी करते हैं। ये मान लो कोई ये पोलन ग्रेन है, मतलब उसकी सेल है। ठीक है, अब जो हमारी आउटर मोस्ट सेल होती है, उसके मतलब दो सेल होती हैं। आउटर सेल का नाम होता है एक्साइन, जो किससे बनी होती है? स्पोरोपोलोलिन। इट इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलोनिन। नेक्स्ट, और इनर लेयर को बोलते हैं ये आउटर सेल नहीं, ये आउटर लेयर होती है। सॉरी, ये आउटर सेल नहीं, आउटर लेयर होती है। आउटर लेयर होती है एक्साइन और इनर लेयर होती है इंटाइन। इनर लेयर क्या होती है? इंटाइन। इंटाइन बनी हुई होती है सुगर से, वो भी दो सुगर से, फर्स्ट सेलुलोज, सेकंड पेप्टाइन। ठीक है, it is made up of cellulose and pectine। इन दोनों को हम सुगर बोलते हैं। एक चीज होती है जम पोर, आपने अपनी बुक में देखा होगा, जम पोर होता है। वो जम पोर क्या होता है? जब स्पोरोपोलोलिन एब्सेंट होते हैं, जब ये जम पोर्स होते हैं। ठीक है, जहां पर स्पोरोपोलोलिन नहीं होगा वहां पर ये जम पोर्स होंगे। ठीक है, तो इसके अंदर स्पोरोपोलोलिन एब्सेंट होता है। ठीक है, और इसका वर्क क्या है? ये फॉसिल्स के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि डायनासोर के अभी भी हमको कुछ न कुछ साइन मिल जाते हैं। जो भी हमारे बहुत कई हजार साल पुराने जो एनिमल्स होते हैं, उनको हमारे अभी भी साइन मिल जाते हैं। जैसे कि डायनासोर हुआ, उसकी अभी भी मिलते हैं। तो ऐसे ही ये फॉसिल्स के लिए यूज किया जाता है, और लेबोरेटरी के अंदर इसको रखा जाता है, ये वहाँ पे वर्क करता है। इसके बाद इसके अंदर दो सेल्स आती हैं। दो सेल्स कैसी होंगी? ये जो बड़े वाली सेल होती है इसको बोलते हैं वेजिटेटिव सेल, और जो ये होती है छोटे वाली, इसको बोलते हैं जनरेटिव सेल। ठीक है, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। ये कुछ इस तरीके से होगी। बड़े वाली को तो बोलते हैं वेजिटेटिव, और इस वाली को बोलते हैं हम जनरेटिव सेल। Vegetative cell is bigger in size and generative cell is smaller in size. Okay. इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारे 60% एंजियोस्पर्म्स होते हैं, ध्यान से सुनना, जो हमारे 60% एंजियोस्पर्म्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं 2 सेल स्टेज पर। ठीक है, और जो बाकी के बच्चे भी 40% होते हैं वो 3 सेल स्टेज होते हैं। कैसे? पोलन ग्रेन्स की जब डेवलपमेंट होती है तो जनरेटिव सेल के अंदर ही 2 मेल गैमेट्स की फॉर्मेशन हो जाती है 40% एंजियोस्पर्म्स के अंदर। समझ में आया मैंने क्या कहा? कि 40% एंजियोस्पर्म्स ऐसे होते हैं जिनमें मेल गैमेट्स की फॉर्मेशन पोलन ग्रेन्स के अंदर ही हो जाती है, और
60% एंजियोस्पर्म्स ऐसे होते हैं जब मेल गैमेट्स पोलन ग्रेन्स के बाहर आकर डेवलप होते हैं, इसके अंदर ही बन जाते हैं 60% के। जैसे कि ये है जनरेटिव सेल्स के अंदर ही 2 मेल गैमेट्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। इसकी मेल गैमेट्स ऐसे होते हैं 40% एंजियोस्पर्म। जो कैसे होते हैं 3 सेल्ड स्टेज। ठीक है। और 60% एंजियोस्पर्म ऐसे होंगे जो 2 सेल्ड स्टेज रखते हैं। मतलब पोलन ग्रेन्स के डेवलपमेंट होने के बाद 2 मेल गैमेट्स की फॉर्मेशन होगी। और 40% ऐसे होते हैं कि जनरेटिव सेल के अंदर ही, मतलब पोलन ग्रेन्स को बाहर निकलने से पहले ही 2 मेल गैमेट्स की डेवलपमेंट हो जाएगी जनरेटिव सेल के अंदर ही। ठीक है। अब जनरेटिव सेल के क्या फायदे होते हैं, नुकसान भी होते हैं। ये ह्यूमंस के लिए कुछ डिसऑर्डर्स भी रखता है। मतलब ये एथलीस्ट हुआ, सॉरी वो अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, इनकी बीमारी भी करवा देता है। और जब हम इंडिया के अंदर वीट को लेकर आ रहे थे तो कंटामिनेशन के रूप में ये कैरेट ग्रास आ गया था। कैरेट ग्रास का साइंटिफिक नेम होता है पार्थेनियम। तो पार्थेनियम कंटामिनेशन के रूप में आ गया था डेड पार्टिकल्स की वजह से। तो उससे क्या हुआ था कि हे फीवर की बीमारी हो गई थी। ठीक है। मतलब पोलन एलर्जीज हो गई थी। तो ये तो थी एलर्जी और डिसऑर्डर क्या हुआ था। उसके बाद इसका यूजफुल भी होता है। मतलब जो हमारे एथलीट होते हैं या फिर रेस हॉर्सेस राइडर होते हैं, उनके लिए वो क्या करते हैं कि इसको सिरप के रूप में, टैबलेट्स के रूप में, कैप्सूल के रूप में इसको यूज करते हैं और उनको बेनिफिट भी होता है पोलन ग्रेन्स का। ठीक है। अब पोलन ग्रेन्स की वाइबिलिटी देखी जाती है। वाइबिलिटी का मतलब होता है एबिलिटी टू जर्मिनेट। एबिलिटी टू जर्मिनेट। तो कुछ ऐसे वीट हुआ, राइस हुआ, ये ऐसे होते हैं कि इनकी पोलन मतलब एबिलिटी टू जर्मिनेट करने की कैपेबिलिटी सिर्फ 30 मिनट्स तक ही होती है। ठीक है। वाइबिलिटी मतलब क्या बताया था मैंने, एबिलिटी टू जर्मिनेट। वो क्या होगा, जैसे कि हमारा वीट हुआ, राइस हुआ, ये कितनी एबिलिटी रखते हैं, सिर्फ 30 मिनट की। पोलन ग्रेन अगर 30 मिनट के अंदर जर्मिनेट हो गया तो हो गया, उसके बाद नहीं होगा। कुछ ऐसे होंगे जैसे कि रेसिस हुआ, लेग्यूमिनेसिस हुआ, सोरेसिस हुआ, ये रखते हैं महीनों तक, 4 मंथ, महीनों तक रखते हैं ये। रोजेसिस हुआ, लेग्यूमिनेसिस, सोरेसिस, ठीक है, ये महीनों तक रखेंगे। अब बात ये आती है कि डिपेंड किस पर करते हैं। तो आपके 1 मार्क में क्वेश्चन भी आ जाता है कि डिपेंड किस पर करते हैं। ये 2 चीज पर डिपेंड करते हैं, टेम्परेचर, एक ह्यूमिडिटी। किस पर? टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पर डिपेंड करते हैं वाइबिलिटी। पोलन ग्रेन्स अपनी वाइबिलिटी टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पर डिपेंड करते हैं। ओके। नेक्स्ट आता है कि अगर हम इसको स्टोर करके रखें, अगर हम इसको पोलन ग्रेन्स को स्टोर कर रखें, तो जब ये हमको कितना टेम्परेचर चाहिए इसको स्टोर करने के लिए? इसको स्टोर करने के लिए आपको 1 मार्क में इसका भी क्वेश्चन आ सकता है। लिक्विड नाइट्रोजन 169
196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए इसको, अगर हम स्टोर करके रख रहे हैं। इसको भी स्टार मार्क कर लीजिए। कितना टेम्परेचर चाहिए? 196 डिग्री सेल्सियस में भी लिक्विड नाइट्रो चाहिए। ठीक है, तो यही सारी बातें थी हमारे पोलन ग्रेन्स के बारे में। एंथर कंप्लीट हो गया हमारा, और कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे अपना पिस्टल, या फिर उसको कार्पेल भी बोलते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको ये लेक्चर पूरा समझ में आया होगा। सो like and share my video with press bell icon so that you get all new videos notifications. Thanks for watching this video.